नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। यानी कि एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, या फिर कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड होके आता है। उसमें क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब द रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। तो एग्जैक्टली ये दोनों जो है वो एग्जैक्टली एक ही चीज है कि रदरफोर्ड सोडी लॉ और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी दोनों एक ही चीज है। देखो, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने हमारे पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, और एग्जैक्टली उनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाला जो व्यक्ति था वो था जो हेनरी बैकलर था। ठीक है, उन्होंने एग्जैक्टली रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जो फाइनल आउटकम जो गेट किया वो ये किया कि रेडियो एक्टिविटी किसी एटम का फिनोमेना नहीं है, ये न्यूक्लियस का फिनोमेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रेडिएशन उस सब्सटेंस से बाहर आ रही है वो एग्जैक्टली उसके एटम के न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है। तो एग्जैक्टली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड आउट किया कि वो न्यूक्लियस का फिनोमेना है। और एग्जैक्टली देखो, इसे रदरफोर्ड सोडी लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम पर ये फाइंड आउट किया कि उस न्यूक्लियस से जो बाहर आने वाली जो रेडिएशन है वो रेडिएशन में कौन कौन से पार्टिकल है। तो देखो, एग्जैक्टली वहां अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। तो एग्जैक्टली रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की खोज की जो कि वहां से बाहर आ रहे हैं, और गामा पार्टिकल की खोज थोड़ी लेट हुई। ठीक है, वो की थी पीवी विलहार्ड ने की थी। ठीक है, तो पीवी विलहार्ड ने फाइंड आउट किया कि गामा रे का जो पेनिट्रेशन है वो अल्फा और बीटा रे के पेनिट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है। तो देखो, एग्जैक्टली अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी लॉ के बारे में। तो एग्जैक्टली जो एटम, ठीक है, या जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का अनस्टेबल होता है, ठीक, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को गेट करने के लिए जो है वो पार्टिकल्स को रेडिएट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनस्टेबल पार्टिकल है वो डीके होकर के स्टेबल पार्टिकल में चला जाता है। तो उसका जो डीके होता है मतलब उसका टूटना होता है। ठीक है, यही देखो, एग्जैक्टली उसके लिए जो नियम बनाए गए वो क्या नियम बनाए गए, यानी कि जो हेनरी बैकलर ने या फिर रदरफोर्ड सोडी ने जो एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वो एक्सपीरियंस क्या किया कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी फिक्स एक टाइम इंटरवल के अंदर जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के जो पार्टिकल है जो डीके हो रहे हैं, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। यानी कि जो भी एक सैंपल हमने लिया है उस सैंपल से जो भी पार्टिकल डीके हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल्स। यानी सैंपल के अंदर पार्टिकल अगर ज्यादा है तो उनमें डीके होने वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर सैंपल की अमाउंट कम है तो क्या होगा, उससे जो रेडिएट होने वाले पार्टिकल भी क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डीके जो पार्टिकल्स का हो रहा है, नंबर ऑफ डीके जो हो रहा है वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल। यानी जितना ज्यादा अमाउंट में सैंपल होगा उतना ज्यादा वो डीके करेंगे। इसका मतलब इससे जो है ला जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया इसको एग्जैक्टली एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है उन्होंने, मैथमेटिकल लैंग्वेज की फॉर्म में। क्या लिखा उन्होंने कि इफ n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, मान लिया जो भी हमने एक सैंपल लिया जो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रेडिएट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उस सैंपल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, मान लिया वो n पार्टिकल, ठीक है, इस सब्सटेंस में n पार्टिकल, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस सैंपल एंड डेल्टा एन अंडरगो डीके इन टाइम डेल्टा टी, और किसी भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी मान लेते हैं, ठीक, 10 मिनट मान लिया, 20 मिनट मान लिया, उसके अंदर जो डीके होने वाले जो पार्टिकल हैं वो एग्जैक्टली कितने हैं, डेल्टा एन पार्टिकल। ठीक है, तो टोटल पार्टिकल n है आपके, उसमें से डेल्टा n क्या हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं। और हमारी इस जो डेफिनेशन से क्या फाइंड आउट हुआ हमें कि डेल्टा डीके ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली आपकी थी। तो एग्जैक्टली उससे ये फार्मूला बना, और यहाँ पे देखो इस प्रोपोर्शनल को एग्जैक्टली सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने हमने क्या किया, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया। ये एग्जैक्टली लैम्बडा कह सकते हो उसको आप, ठीक है। तो लैम्बडा क्या होगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हुआ, और इस डेफिनेशन और इस इक्वेशन के हिसाब से ये लैम्बडा क्या होगा, एग्जैक्टली ये होगा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। ठीक है, सम टाइम इसको है वो एक दूसरी फॉर्म में भी इसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कई बार इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को एग्जैक्टली प्रैक्टिकली लेते हैं। ठीक है,
मान लिया हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उसमें से कोई भी जो है किसी एक टाइम इंटरवल के लिए जो है कुछ पार्टिकल डीके हो गए, ठीक है, न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल डीके हो गए, तो क्या हुआ उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो पार्टिकल वो क्या हुआ एग्जैक्टली कम हुआ। तो डीके होने से सब्सटेंस की अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है, एग्जैक्टली है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चेंज फाइंड आउट करें, मान लिया कि सुबह के 10 बजे जो सैंपल था उसके अंदर 1000 पार्टिकल्स थे, ठीक है, 1000 जो न्यूक्लियस थे, ठीक है, और मान लिया 1 घंटे में कंपेरिजन किया तो क्या हुआ उसके अंदर 100 पार्टिकल जो डीके हो गए, ठीक है, जो न्यूक्लियस डीके हो गए, तो पार्टिकल कितने रहे आपके 90 रहे। तो डीके रेट शो क्या कर रहा है, नेगेटिव, सब्सटेंस की मात्रा लगातार कम हो रही है, किसकी वजह से, डीके होने की वजह से। तो एग्जैक्टली इस चीज को मैथमेटिकली अपन कैसे लिखेंगे, वो लिखा है चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सब्सटेंस, इस सैंपल, ठीक है, इस सैंपल में जो न्यूक्लियाई चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज मतलब जो डीके हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो यानी कि इन्होंने कहा कि चेंज को एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में अपन डेल्टा एन लिखते हैं, ठीक है, चेंज इन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सैंपल इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल्टा एन, ठीक है, ये एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा। ये एग्जैक्टली मैंने इसलिए क्यों लिखा है एग्जैक्टली इसको मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो ये डेल्टा एन किसको शो करता है, ये एग्जैक्टली डीके को शो करता है, डीके पर यूनिट टाइम, तो जो डीके हो रहे हैं वही क्या क्रिएट कर रहे हैं, वही चेंज क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से चेंज हो रहा है। तो वो चेंज किसका होगा, माइनस डेल्टा है, और माइनस किस लिए लगाया गया, डीके होने की वजह से, इनकी संख्या उनकी लगातार कम हो रही है। इसको एग्जैक्टली मैं यहाँ यूज करता हूँ, और मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मेरी बनेगी माइनस डेल्टा एन अपॉन आपका डेल्टा, ठीक है, टी और इज इक्वल टू आपका यहाँ की इक्वेशंस है ना लैम्बडा और एन, ठीक है, लैम्बडा और एन बन गया एग्जैक्टली आपका। और आप चाहो तो इस जो माइनस को आप इधर भेज दोगे तो एग्जैक्टली हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्टली इस प्रकार बनेगी, है ना, कि डेल्टा एन आपका, ठीक है, अपॉन आपका डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आपका और लैम्बडा और आपका एन होगा। ये एग्जैक्टली हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करने के लिए यानी कि जो रदरफोर्ड सोडी जो लॉ है हमारा वो एग्जैक्टली डायरेक्ट हम इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका किस प्रकार डेरिवेशन किया जाता है वो एग्जैक्टली अपन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ये इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि इंटीग्रेट इक्वेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलो हम इंटीग्रेशन करते हैं इसको, ये देखो डेल्टा एन आपका अपॉन आपका डेल्टा टी। देखो सुनो, इस इक्वेशन में एग्जैक्टली एक चेंज अपन और कर सकते हैं, यहीं पर चेंज कर देते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा एन, ठीक है, अपॉन आपका एन, क्लियर हुआ, और इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा और आपका जो है वो डेल्टा टी, क्लियर हुआ। इस प्रकार इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं और इस इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो डेल्टा एन अपॉन क्या होगा एग्जैक्टली आपका एन होगा इज इक्वल टू आपका होगा माइनस, ठीक है, लैम्बडा और आपका डेल्टा टी, और इसका एग्जैक्टली इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रख लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो यहां पर मैंने एग्जैक्टली इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि देखो ये भी क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल इन डीके है, ये भी क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो दोनों क्वांटिटी को मैंने एक जगह कर दिया, ठीक है। अब ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करता है। तो पार्टिकल का चेंजमेंट कहां से कहां होगा, पार्टिकल का चेंजमेंट एग्जैक्टली आपका n0 से एग्जैक्टली आपका n तक होगा, ठीक है। और यहां पर यहां जो टाइम का चेंजमेंट होगा वो कैसे होगा आपका t0 से लेके एग्जैक्टली t तक होगा, यानी कि n0 का मतलब क्या है, इनिशियली जो अपने पास सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, और यह n मतलब क्या है, किसी एक टाइम के बाद में 1 घंटे बाद कितने पार्टिकल उसके अंदर बचे वो एग्जैक्टली n से फाइंड आउट होगा, ठीक है। और यहां पर देखो एग्जैक्टली t0 का मतलब क्या है, t0 का मतलब है इनिशियल टाइम यानी कि प्रारंभिक समय, और यहाँ t का मतलब क्या है, जितना भी समय पर बाद में लेना चाहे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको लगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो कि यहाँ पर इस इक्वेशन में n0 देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल एट t0 टाइम यानी कि प्रारंभिक समय पर, ठीक है, यानी कि नंबर n0 इज अ नंबर ऑफ इनिशियल सैंपल, यानी कि इनिशियल सैंपल कितना है हमारा, ठीक है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। n आपको इंडिकेट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पर आप देख रहे हो कि सैंपल में कितने पार्टिकल बचे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो n इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज ए नंबर ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल एट एनी टाइम t ऑफ इनिशियल सैंपल, ठीक है। प्रारंभिक सैंपल जो आपका लिया हुआ है उसमें किसी टाइम t के बाद कितने पार्टिकल बचेंगे वो एग्जैक्टली n से डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं सॉल्व करता हूं, मैं एग्जैक्टली इसका इंटीग्रेशन करूंगा। आपको पता है डेल्टा x अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो एग्जैक्टली log x होता है, क्लियर हो गया।
यहाँ पर देखो एग्जैक्टली अपन सोल्व करेंगे तो इसको एग्जैक्टली में इस प्रकार लिखा, ठीक है, इन, ठीक है, और आपका ये आपका n आपका, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दी है, कहां से कहां तक जा रही है, n0 से आपकी n तक लिमिट जा रही है, ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ क्या होगा, माइनस मेंटेन रहेगा आपका लैम्डा एग्जैक्टली बात ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो होगा वो t की लिमिट लग जाएगी, ठीक है, आप चाहो तो इसे एग्जैक्टली इस प्रकार में लिख सकते हो, ठीक है, t0 से आपका एग्जैक्टली t तक, है ना, और आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है, n से लेके n0 से लेके n तक। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने ln लगाया है, ठीक है, मैंने log log नहीं लगाया है। देखो एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, जो log होता है ना वो एग्जैक्टली शो करता है 10 बेस को, यानी जब उसका बेस 10 होता है तो log लगाते हैं, और जब किसी भी का बेस अगर अपन एक्सपोनेंशियल रखते हैं, मतलब e रखते हैं, स्मॉल e रखते हैं अगर, वहां पर हमेशा अपन ln लगाते हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली मैं सॉल्व करूंगा, अगर मैं एग्जैक्टली तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर यहाँ मिलेगा मुझे in, ठीक है, आपका n, ठीक है, और आपका माइनस, ठीक है, ln और आपका n0 मिलेगा, ये एग्जैक्टली मुझे फाइंड आउट होगा, ठीक है, और यहाँ देखो एग्जैक्टली यहाँ पर माइनस लैम्डा, ठीक है, और देखो यहाँ पर t0 जो है वो एग्जैक्टली क्या शो करता है, प्रारंभिक समय को शो करता है, तो मान लिया मैंने t0 जो है प्रारंभिक समय में 0 मान लिया, ठीक है, मतलब किसी t0 टाइम से मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पर t0 का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t माइनस आपका t0, और t0 कंपोनेंट जो होगा एग्जैक्टली आपका हट जाएगा क्योंकि इनिशियल स्टेज लेने पर। अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से जो एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट क्या होगा, log, ठीक है, n, ठीक है, अपॉन आपका n0, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें माइनस होता तो उसके अंदर बटा में आ जाता है, ठीक है, और सिंपली देखो यहाँ पर यहाँ क्या होगा माइनस लैम्डा और आपका क्या होगा आपका ये एग्जैक्टली आपकी जो है वो इक्वेशन मिली आपको, यहाँ पर देखो t0 जो एग्जैक्टली मैंने 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन के अंदर मैं इस ln log को एग्जैक्टली इस साइड भेज रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, जब इसको इस तरफ भेजूंगा तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका n अपॉन आपका n0 एग्जैक्टली, और आपका यहाँ पर क्या होगा ये ln इधर चला जाएगा, तो ये एग्जैक्टली ये log किसका, किस बेस का log है, ये एक्सपोनेंशियल बेस का log है, स्मॉल e का, ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा और एग्जैक्टली t हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली n0 को मैं इधर भेज सकता हूँ, तो एग्जैक्टली मेरे पास ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, n, ठीक है, इज इक्वल टू n0, है ना, और एग्जैक्टली e की पावर माइनस लैम्डा और t मिलेगी, ये मुझे इक्वेशन फाइंड आउट होगी। और ये जो n है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो एग्जैक्टली t पर डिपेंडेंट है, किसी भी एनी टाइम पर, ठीक है, पार्टिकुलर एनी टाइम, तो एग्जैक्टली इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन इस पर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो लॉ है वो एग्जैक्टली रदरफोर्ड-सोडी लॉ कहलाता है, और यही लॉ रेडियो एक्टिविटी लॉ भी कहलाता है। अब देखो एग्जैक्टली ये जो रेडियो एक्टिव लॉ हमने डेवलप किया, ये किसी एक पार्टिकल के सैंपल डेवलप किया, हमने इसमें एक प्रॉपर्टी और निकाली, वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो एग्जैक्टली कि द डीके रेट ऑफ सैंपल, यानी किसी भी सैंपल की जो डीके रेट है, ठीक है, कॉमा, ठीक है, रेदर देन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी कि देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है, इज ए मोर डायरेक्टली एक्शन मेजरमेंट क्वांटिटी एंड इज गिवन एज, यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी एक सैंपल की रेडियो एक्टिविटी को फाइंड करना आसान है, बल्कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना कि कितने पार्टिकल डिके हुए, उससे बेटर है कि उस सैंपल को फाइंड आउट करें। मान लिया इसके अंदर सैंपल में 100 न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो हम एग्जैक्टली तो फाइंड आउट करेंगे कि 10 मिनट बाद में कितने न्यूक्लियाई फाइंड डिके हुए, या फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि 10 मिनट बाद में सैंपल का कितना भाग बाकी रह गया। तो सैंपल का जो हमारा है वो एग्जैक्टली मेजरमेंट करना है ना, बहुत इजी होता है, देखो लिखा है ना कि इज ए मोर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी एंड इज गिवन एज ए स्पेसिफिक नेम, और वो नाम क्या है, एक्टिविटी, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि सैंपल की अमाउंट की रेडियो एक्टिविटी को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बजाय कि उसमें डीके होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करके फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन्होंने कहा है कि ये जो एक्टिविटी जो होती है सब्सटेंस की, ये इसको एग्जैक्टली ऐसा यूनिट में भी डिफाइन किया जाता है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, बैकुलर होती है, ठीक है, और ये नाम जो है वो हेनरी बैकुलर के ऑनर ने दिया गया, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर टोटल डी की रेट आर, यानी कि टोटल डी की रेट को इन्होंने क्या कहा है, एग्जैक्टली आर से डिनोट किया है, ठीक है। तो डी की रेट किससे नोट करते हैं, आर से नोट करते हैं, ठीक है, ऑफ ए सैंपल
इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम। यानी कि जो टोटल डीके रेट आर है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि सैंपल में से जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, डीके होना, ठीक है, डीके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आर के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिविटी जो आपकी आर है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होती है, वो होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हुए उसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा एन, जैसे मैंने यहाँ लिखा था मैंने कि वो जो डीके होगा उसको एग्जैक्टली किस प्रकार लिखा जाएगा, डेल्टा एन हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, पर यूनिट टाइम हो रहा है, ये एग्जैक्टली मैंने पर यूनिट टाइम कर दिया। और जो डीके हो रहा है वो मैथमेटिकली किस प्रकार शो किया जाता है, माइनस लगा करके, कि वो जो है वो नेगेटिव शो करता है कि वो लगातार अमाउंट में कम होता जा रहा है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखते हैं माइनस, ठीक है। अब देखिए रेडियो जो है वो एक्टिविटी का हमें एग्जैक्टली फॉर्मूला मिल गया कि सब्सटेंस कितना एक्टिव है वो एग्जैक्टली इस प्रकार फाइंड आउट किया जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इसको हम एग्जैक्टली हमारी इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इसे एग्जैक्टली अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन टाइम पे डिपेंडेंट है तो हम इस इक्वेशन का टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एग्जैक्टली इसको डिफरेंट यहां कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एन, ठीक है, आपका टी डिपेंडेंट अपॉन आपका टी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो एग्जैक्टली n0 फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका n0 है वो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए e की पावर माइनस लैम्बडा टी, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा चेंज नहीं होता, वैसा ही रहता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा और एग्जैक्टली टी हो गया। अब इसके अंदर के अमाउंट का होगा तो वो क्या होगा, माइनस लैम्बडा बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो यानी कि ये होगा माइनस और लैम्बडा, ये याद रखना, ये आके एग्जैक्टली होगा आपका माइनस लैम्बडा n0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी, ये एग्जैक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n, ठीक है, और cos t, यानी कि मैं एक डेट लगा लेता हूं, मतलब डिफरेंशिएट हुआ है तो किसके बराबर है, माइनस लैम्बडा n0 और e की पावर माइनस लैम्बडा और t के बराबर है। ये एग्जैक्टली मैं वहां पुट कर देता हूं, मतलब r, ठीक है, r जो है वो इक्वल किसके होगा, माइनस डेल्टा नंबर, मतलब ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली आपका प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगी आपकी लैम्बडा, ठीक है, n0 और e की पावर माइनस लैम्बडा और t, ये एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमने लिखा है उससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन ये क्वांटिटी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है, ये इस प्रकार r इज इक्वल टू r0 और e की पावर माइनस लैम्बडा और t, ये इसको मैंने इस प्रकार लिखा है। यहाँ मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरा r0 है, जो मेरा r0 है वो किसके बराबर है, लैम्बडा n0 के बराबर, यानी कि r0 किसके बराबर है, लैम्बडा n0 के बराबर है, जो हमें क्या शो करता है कि n0 क्या है, एग्जैक्टली प्रारंभिक सैंपल में जितने न्यूक्लियाई हैं वो हैं और लैम्बडा एग्जैक्टली कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या शो करता है, डीके रेट एट t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली t जब, यानी कि जिस टाइम से आपने स्टार्ट किया उस टाइम डीके रेट क्या है वो एग्जैक्टली इस प्रकार फाइंड आउट होती है, ठीक है। और देखिए एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर फाइंड आउट करनी है अगर, तो वो एग्जैक्टली r, ये r हमेशा किसी t टाइम पर होती है, ये t इसी प्रकार है जिसके ये n क्या शो करता है, किसी भी टाइम के ऊपर उस सैंपल में कितने न्यूक्लियाई बचे हैं वो n से फाइंड आउट होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है। और n0 क्या होता है, इनिशियली उसके अंदर कितने जो है वो न्यूक्लियाई थे, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, तो इसमें r बराबर लिखा है, लैम्बडा और n लिखा है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैच करो आपके इस इक्वेशन से, तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी सेम है दोनों में, यहाँ r है, यहाँ r0 है, यहाँ n है तो यहाँ n0 है, ठीक है। और e की पावर माइनस लैम्बडा t यहाँ भी है, e की माइनस लैम्बडा t यहाँ भी है, तो एग्जैक्टली इसने क्या किया, r को एग्जैक्टली क्या किया, कंपेयर कर लिया, यहाँ r को क्या किया, एग्जैक्टली इससे n से कंपेयर किया, तो एग्जैक्टली से क्या फाइंड आउट हुआ कि r इज इक्वल टू लैम्बडा n फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ आपको मिल गया कि एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उसकी एक्टिविटी को एग्जैक्टली मैथमेटिकली किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। ये अब देखो इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पर कि जो वन बैकोरल, जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कहा था कि इसकी असाइनमेंट वन बैकोरल होती है, तो जो वन बैकोरल होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है वन डिसइंटीग्रेशन, मतलब एक डिसइंटीग्रेट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीके पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना डीके हुआ है। और देखो एग्जैक्टली इस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मैडम क्यूरी ने भी काम किया और उनके ऑनर में भी एक यूनिट बनाई गई जिसे 1 क्यूरी कहा जाता है, जो एग्जैक्टली 1 CI के बराबर होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकंड होता है, ठीक है। और इस यूनिट को एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है, वो बैकोरल में कन्वर्ट किया। तो उससे क्या फाइंड आउट हुआ, 1 क्यूरी जो है वो किसका बराबर, 3.7 × 10⁻10 बैकोरल के बराबर होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी डीके के लॉ के बारे में पढ़ा, जो एग्जैक्टली मैंने फाइंड आउट किया, और रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो एक्टिविटी जो होती है उसको फाइंड आउट किया और उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।